हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 और ये चैप्टर 5 का सेकंड लास्ट वीडियो है। आज हम करने वाले हैं फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी और एथिक्स भी पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका सिर्फ एक वीडियो रह जाएगा, वो जब लास्ट वीडियो मैं आपको दूंगी तो उसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी अटैच कर दूंगी पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के आप उसको पढ़ सकते हैं। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नोट्स कैसे लगे। आई होप आपने 4th चैप्टर के और 3rd चैप्टर के दोनों के नोट्स पढ़े होंगे। ठीक है, दोनों के नोट्स मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में अटैच कर रखे हैं ऑलरेडी। सो शुरू करते हैं जी। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी, मतलब कि ऐसे फैक्टर्स जो हमारी साइकोथेरेपी जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी हीलिंग में, ठीक है, साइकोथेरेपी के दौरान। सो साइकोथेरेपी एक मेजर फैक्टर जो साइकोथेरेपी क्या होता है आपको पता ही है। साइकोथेरेपी जो थेरेपिस्ट आपको थेरेपी देता है, ठीक है। तो साइकोथेरेपी को हीलिंग बना, उसमें क्या फैक्टर्स हैं। तो एक फैक्टर है कि जी टेक्निक जो अडॉप्ट करता है थेरेपिस्ट, ठीक है। थेरेपिस्ट को पेशेंट, देखिए हर टेक्निक हर पेशेंट पे काम नहीं करती और हर टेक्निक के लिए हर डिसऑर्डर होता भी नहीं है, ठीक है। कुछ टेक्निक्स किसी डिसऑर्डर के में काम करती हैं, कुछ टेक्निक किसी डिसऑर्डर में काम करती हैं, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है आपकी पर्सनालिटी के भी ऊपर डिपेंड करता है। तो एक थेरेपिस्ट जब इंटरव्यू लेता है इनिशियली, तो उसका सबसे बड़ा उस दौरान इनिशियल 1-2 सेशंस के दौरान उनको देखना होता है कि आप पे कौन सी थेरेपी, आपका बेंड ऑफ माइंड क्या है, कौन सी थेरेपी वर्क करेगी। और ऐसा नहीं है कि उसी पे, मतलब समटाइम्स मिक्स थेरेपी भी हम करते हैं। कभी हम शॉर्ट पीरियड के लिए कोई और थेरेपी लगाते हैं, फिर कोई और थेरेपी लगाते हैं। तो क्योंकि आपको पता है ह्यूमन तो नेचर, हम कितने कॉम्प्लेक्स बीइंग है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी फिक्सेटेड नहीं होता है, बट यहाँ पे थेरेपिस्ट की समझदारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एक मेजर हीलिंग फैक्टर ये है कि थेरेपिस्ट कौन सी टेक्निक एडॉप्ट करता है अपनी थेरेपी में एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम, ठीक है। कौन सी टेक्निक वो अडॉप्ट करता है और इम्प्लीमेंट करता है अपनी क्लाइंट के साथ या पेशेंट के साथ। थेरेपेटिक अलायंस हैज़ अ हीलिंग प्रॉपर्टी। नाउ कौन सा फैक्टर है एक और जो हीलिंग बनाता है साइकोथेरेपी में की हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए? थेरेपेटिक अलायंस क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट का जो रिलेशनशिप होता है उसको थेरेपेटिक अलायंस बोलते हैं, राइट। इस थेरेपेटिक अलायंस की सबसे हीलिंग प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ द थेरेपिस्ट। देखो सेशन तो आपके, इवन इफ अगर मान लो सीबीटी हो रहा है तो कम से कम 12 से 15 सेशन लगते हैं सीबीटी में, ठीक है। आपकी बुक में शायद 20 सेशन तक दिया हुआ है, मैक्सिमम 20 होता है, बट 12 से 15 सेशन तो हम बोलते हैं कि लगते हैं सीबीटी में। सो ऐसा नहीं है कि अगर एक हफ्ते में 2 सेशंस हैं, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और हफ्ते में 2 सेशंस है, तो उस अगर आपको बीच में कोई प्रॉब्लम होगी तो थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है, ऐसे नहीं होता। थेरेपिस्ट नंबर अपना शेयर करता है आपके पास, और जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक, जो भी आप सिचुएशन है, तो आप उनसे थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं। तो आपके पास एक तरीके से एक रेगुलर उस पे अवेलेबल होते हैं थेरेपिस्ट, रेगुलर मोड पे, ठीक है। ऑब्वियसली सेशन हफ्ते में शायद 2 बार होगा, ठीक है, ये होगा ट्वाइस इन अ वीक, बट उनकी अवेलेबिलिटी रेगुलर रहेगी, वो फोन पे अवेलेबल रहते हैं। एंड द वार्मथ एंड एम्पैथी जो एक एनवायरनमेंट थेरेपिस्ट आपको प्रोवाइड करता है वो भी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है आपकी हीलिंग में थ्रू साइकोथेरेपी। देन let's talk about catharsis. It's a very very important word, catharsis क्या होता है? An outside therapy while the client and patient is being interviewed. Initial sessions तो लगते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि नेचर ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, कि और ये तो देखो, आप अगर किसी सर्दी जुकाम हो गया, आपको बुखार हो गया, तब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, तब भी वो आपसे इंटरव्यू लेता है, बाहर का तो कुछ नहीं खाया था, कब से आ रही है खांसी, क्या हुआ था, क्या। तो इंटरव्यू इनिशियल प्रॉब्लम को समझने के लिए तो इंटरव्यू होता ही होता है, ठीक है। तो हम ये जो इंटरव्यू है इसको हम क्लिनिकल भाषा में बोलते हैं हिस्ट्री टेकिंग, मतलब केस हिस्ट्री लेना,
किसी पर्सन की कि क्या केस है, क्या नहीं केस है, तो हिस्ट्री टेकिंग बोलते हैं। तो बेसिकली जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो इनिशियली आप उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे होते हैं कि कब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्या इवेंट हुआ था, पहले भी ऐसा हो चुका है क्या, कोई मेडिसिन ली है क्या, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है क्या, ठीक है, अगर पहले ऐसे हुआ तो आपने कैसे डील करा, क्या किया, तो सब कुछ डिटेल में लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम समझने के लिए नेचर ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। देन जो थेरेपिस्ट होता है वो अनबर्डन करता है इमोशनल प्रॉब्लम्स जो भी क्लाइंट फेस कर रहा है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ इमोशनल अनबर्डिंग is known as catharsis. It has healing property. इमोशनल अनबर्डिंग क्या होता है, जब जो आपका क्लाइंट है, जो आपका पेशेंट है, ठीक है, वो पर्सन इनिशियल इंटरव्यू के बाद, जब आपने इनिशियल इंटरव्यू ले लिया तो उस इनिशियल इंटरव्यू में भी ऐसे ही, मतलब उस इनिशियल इंटरव्यू में भी हो सकता है, और मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उस इनिशियल इंटरव्यू में होता है, नहीं तो जो फर्स्ट सेशन होता है थेरेपी का, उसमें क्लाइंट जो होता है आपका वो अनबर्डन करता है अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स को, और उसकी जो अनबर्डिंग है, मतलब वो सारा अपना दुखड़ा आपको सुना रहा है, और वो जो सुनाना है उसका, वो जो आपके साथ शेयर कर रहा है अपनी प्रॉब्लम को, उसको कहते हैं कथारसिस। और कथारसिस करने से ही आधे से 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन हाँ उसको रिलीव शुरू हो जाता है मिलना, कि यार कोई तो है जो मुझे सुन रहा है, समझ रहा है, मुझे सुनने और समझने के लिए बैठा है एक नॉन जजमेंटल वे में, और मुझे फुली एक्सेप्ट कर रहा है द वे आई एम। मैं अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर सकता हूँ, वट एवर आई एम फीलिंग, हाउ एवर माई थॉट्स आर कमिंग, वट एवर काइंड ऑफ इमोशन आई एम फीलिंग। आप बात समझ रहे हो कि हर तरीके का एक्सप्रेशन थेरेपी रूम में आपको अपने आप को खुल के एक्सप्रेस, देखो एक थेरेपिस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं कि एक वार्म एटमॉस्फेयर देता है, नॉन जजमेंटल होता है, आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देता है जहाँ आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। तो जब आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है और जो क्लाइंट होता है वो अपने हर प्रॉब्लम को रख देता है, दिल खोल के अपना रख देता है थेरेपिस्ट के आगे, उसको बोलते हैं कथारसिस। तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम उसको दिल हल्का हो जाता है, मन हल्का होना जिसको बोलते हैं, ठीक है, और फिर उसको काफ़ी रिलीफ महसूस करता है। तो इसी कथारसिस को ही करने से, कथारसिस से काफ़ी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इमोशनल अनबर्डिंग, कि दिस इज़ हाउ आई एम फीलिंग, यू नो। देर आर सेवरल नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स। अब ये तो बहुत स्पेसिफिक फैक्टर्स हो गए कि ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए। कुछ नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं थेरेपिस्ट से। वो क्या होते हैं, एक तो होता है जी आपका पेशेंट वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा फैक्टर होता है थेरेपिस्ट वेरिएबल का। तो पेशेंट वेरिएबल और थेरेपिस्ट वेरिएबल क्या होता है, ऐसे फैक्टर्स जो पेशेंट यानी कि जो आपका क्लाइंट है, ठीक है, उससे जो अटैच्ड फैक्टर्स हैं वो होते हैं पेशेंट फैक्टर्स। जैसे वो कितना खुद में चेंज लाना चाहता है, उसकी मोटिवेशन क्या है खुद को बदलने की, खुद पे काम करने की। ज़बरदस्ती पकड़ के लाया है क्या कोई उसको थेरेपी में, खुद से वो बदलना नहीं चाहता क्या, उसको क्या मोटिवेशन है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस थेरेपी से, ठीक है, व्हाट डज ही और शी इज लुकिंग फॉर। अब ये जो थेरेपी सेशन आप बोल रहे हो 15 सेशन होंगे, 12 सेशन होंगे सीबीटी के, तो थेरेपिस्ट और जो क्लाइंट होता है वो मिल के एक बनाते हैं चार्ट सा कि क्या हमारे गोल्स होंगे जो हम अचीव करेंगे इस ड्यूरिंग दीज 15 सेशंस, ठीक है। तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आना चाहिए ट्रीटमेंट के दौरान, उसकी मोटिवेशन क्या है खुद को बदलने की, चेंज करने की। तो ये पेशेंट वेरिएबल्स होते हैं। देन कम थेरेपिस्ट वेरिएबल। थेरेपिस्ट वेरिएबल क्या हो गए, जो थेरेपिस्ट से ताल्लुकात रखते हैं, जो थेरेपिस्ट से रिलेटेड है। जो पेशेंट से रिलेटेड है वो पेशेंट वेरिएबल्स हैं, जो थेरेपिस्ट से रिलेटेड है वो थेरेपिस्ट वेरिएबल है। थेरेपिस्ट से क्या रिलेटेड होगा कि उसका नेचर पॉजिटिव होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि थेरेपिस्ट के अपनी 100 जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या थेरेपिस्ट की अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये चीज़ें थेरेपिस्ट को ध्यान रखनी चाहिए। और हाँ जी, ये बिल्कुल आपने सही सुना, ऐसा भी होना चाहिए कि थेरेपिस्ट की मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई साइकोलॉजिस्ट बन जाता है, साइकेट्रिस्ट बन जाता है तो उसकी थेरेपी, मतलब उसको तो मेंटल इलनेस हो नहीं सकती। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई हार्ट का डॉक्टर है तो उसको जी कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता, या अगर कोई डॉक्टर है वो खुद कभी बीमार नहीं सकता। अरे आप कैसे बीमार पड़ सकते हो, आप तो डॉक्टर हो।
ऐसा तो कहीं किसी किताब में नहीं लिखा कि डॉक्टर्स कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता, या उनको कोई बीमारी नहीं हो सकती, उनको सर्दी जुकाम नहीं हो सकता, उनको बुखार नहीं हो सकता। तो डॉक्टर खुद बीमार पड़ सकते हैं। और सेम केस है मेंटल इलनेस का भी। मेंटल इलनेस का मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज हमने पढ़ाई पढ़ ली तो हमें मेंटल इलनेस नहीं होगी। नो, सर्कमस्टांसेस, हमारे जेनेटिक फैक्टर्स, आप देखते हो, बायोसाइको सोशल अप्रोच हम लगाते हैं तो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, पर्सनालिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम कोई इम्यून नहीं है, हम कोई ऐसा नहीं है कि हमने बस हमें एक प्रोटेक्शन मिल गई है, अब हमें कभी नहीं, क्योंकि हमने साइकोलॉजी पढ़ी है इसलिए हमें कभी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। बस इतना फ़ायदा होता है कि जैसे डॉक्टर्स को पहले पता चल जाता है सिम्टम्स से कि अरे यार मुझे लग रहा है, मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे इस चीज़ की दवाई लेनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही हमें पहले पता चल जाता है कि मुझे इस तरीके से महसूस हो रहा है, मुझे इस तरीके की, हमारी थोड़ी अवेयरनेस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को लेके ज़्यादा होती है। तो शायद हम अपनी जल्दी पकड़ पाएँ कि मैं ठीक फ़ील नहीं कर रहा, या मुझे लग रहा है मुझे इस तरीके की कुछ हो रहा है। तो वो एक हमारे पास एडवांटेज होती है जो नॉर्मल पॉपुलेशन के पास नहीं होती, जिन्होंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी होती हैं, वो अवेयर नहीं होते, राइट। बट इट इज थेरेपिस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मेंटल हेल्थ कभी सफ़र नहीं कर सकती। सो थेरेपिस्ट के वेरिएबल्स क्या हैं कि उनकी गुड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, उनके अनरिजॉल्व इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। क्या इसका क्या मतलब है? देखो, कई बार ये ऐसा होता है कि कोई ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं जो आपको कुछ चीज़ों की याद दिलाएंगे जो आपके जीवन में घटित हुई हैं, जो आपने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आपने बहुत बुरा ब्रेकअप देखा, आप बहुत रोए धोए, बहुत डिप्रेशन में चले गए, फॉर गॉड सेक ऐसा ना हो, लेकिन अगर कुछ इस तरीके का बुरा वक्त देखा, ठीक है, या कुछ आपने मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हो आप, और अब आप थेरेपिस्ट बन गए हो, लेकिन अगर आपका वो अनरिजॉल्व्ड कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई अनरिजॉल्व्ड कुछ रह गया है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जब आप एमफिल वगैरह करते हैं तो आपकी खुद की भी थेरेपी के लिए आप जाते हैं, ताकि आपकी भी कोई इश्यूज़ हैं तो वो रिजॉल्व हो सकें, ताकि आप क्लाइंट के साथ ऐसा ना हो कि कोई क्लाइंट आपको उस चीज़ की याद दिलाए और आप अपने इमोशनल उसमें चले जाओ। ठीक है, तो आप उसका इलाज कैसे करोगे या उसको कैसे ठीक करोगे? तो ये चीज़ें क्लियर आउट पहले होती हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ आपका अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट रह जाता है और आपके सामने कोई ऐसा केस आ जाता है जिसकी लाइफ की हिस्ट्री या स्टोरी सुन के आपको याद आ रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे पता है कैसा फील होता है, ओ माय गॉड इट्स सो पेनफुल, ये वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपको वो केस किसी और को रेफ़र कर देना चाहिए, किसी और साइकोलॉजिस्ट को, साइकियाट्रिस्ट को, वो आपको हैंड ओवर कर देना चाहिए साइकोलॉजिस्ट को कि ये केस आप संभाल लो, क्योंकि आपका वो अनरिजॉल्व्ड इशू है। फिर आपके इश्यूज़ भी निकल कर आएंगे थेरेपी में, और आप उसकी थेरेपी क्या ही करोगे, आप उसको भी ठीक से नहीं डील कर पाओगे, या आप उसको थेरेपी देने की बजाय अपने पर्सनल सजेशंस देने लग जाओगे, जो कि गलत बात है। ठीक है, आपने पढ़ाई करी है, एक प्रोफेशनल हो आप, तो आप प्रोफेशनली जो थेरेपी बनती है, आप वो थेरेपी करना चाहिए, ना कि आपको अपनी पर्सनल उसके साथ शेयर एडवाइस देना चाहिए कि मैंने ऐसे हैंडल करा था, तू भी ऐसे कर ले। आप कोई उसके दोस्त नहीं हो, आप एक प्रोफेशन में हो, आपको उस प्रोफेशन की मर्यादा भी ध्यान में रखनी है, उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थेरेपिस्ट को ध्यान रखनी चाहिए, और पॉजिटिव नेचर तो होना ही चाहिए, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड तो होना ही चाहिए, एक वार्म एटमॉस्फेयर आपको देना चाहिए। ये सब तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं एथिक्स इन साइकोथेरेपी के बारे में। एथिक्स का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, साइकोथेरेपी की जो वैल्यू सिस्टम है उसके बारे में। तो पहला तो ये है कि जी इन्फॉर्म्ड कंसेंट नीड्स टू बी टेकन, है ना। आपको एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है कि वो थेरेपी के लिए आ रहे हैं और वो अपनी मर्जी से थेरेपी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली किसी ने ज़बरदस्ती थेरेपी चलो 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 चलो। तो एक जो आपका क्लाइंट होता है, उनका क्लाइंट का इन्फॉर्म्ड कंसेंट आपके पास होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। सेकंड, कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करके रखनी होती है एज अ थेरेपिस्ट। ये नहीं इधर की बातें उधर, चुगलियाँ नहीं करनी आपको मोहल्ले की आंटी की तरह, ठीक है। इसकी बात, अगर आप किसी से केस डिस्कशन भी कर रहे हो तो आप उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, उनका एज, ये
एज भी चलो रिवील कर सकते हो, पर वो कहाँ रहते हैं, नाम क्या है, किस प्रोफेशन में है, कौन सी कंपनी में काम करते हैं, जिनसे उनकी पूरी आइडेंटिटी रिवील हो, ऐसे नहीं कर सकते आप मेल फीमेल करके एड्रेस करेंगे, मेरे पास एक ये मेल आया था, ये केस था, दैट्स इट। ना आप उनका नाम बताएंगे। अगर कोई एज पूछ ले तो आप एज ग्रुप डिस्कस करते हैं कि एज, इस एज में ये प्रॉब्लम हो रहा था, या मिड लाइफ क्राइसिस है, या व्हाटएवर एज, ठीक है। सो आप मेल फीमेल करके, ही और शी करके एड्रेस करते हो, आप बाकी कोई उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते। ये मैं तब की बात बता रही हूँ अगर आप अपने केस डिस्कशन कर रहे हैं अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ। कभी कभी एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर से भी कोई सलाह मशवरा करना होता है, तो भी आप आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, ठीक है। आप सिर्फ मेरे पास एक ऐसा केस आया है और वो केस डिस्कशन करते हो, दैट्स इट। अदरवाइज आप कुछ केसेस में आप कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है। वो कब हो सकता है? अगर लीगल मैटर्स इन्वॉल्व है, मतलब अगर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स हैं कुछ, तो आप मान लीजिए कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है किसी क्रिमिनल का, आपको कोई टेस्टिंग करनी है, तो उस टेस्ट के रिजल्ट फिर आप शेयर करोगे, ठीक है, कोर्ट से फिर आप दोगे। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां हम कॉन्फिडेंशियलिटी को कंसिडर नहीं करते, जैसे लीगल मैटर्स में, या फिर अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट इंटेंशन है किसी को हार्म करने की, किसी का, जैसे वो बोल रहा है मैं तो इसका खून कर दूंगा, मुझे मिल जाए कहीं, मैं इसको मार दूंगा, जान से मार डालूंगा, ये वो कुछ, और आपको लग रहा है कि ये भाई ये तो सच में साइकोटिक है, ये तो कुछ ऐसे कर भी सकता है कुछ, तो उस केसेस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फैमिली मेम्बर को या किसी कंसर्न पर्सन को इन्फॉर्म करें कि इस तरीके से होने के चांसेस हैं, सेफ्टी थोड़ा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, या जो भी। तो अदरवाइज कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी होती है। अदरवाइज आपको अगर कुछ भी इस तरीके का लीगल मैटर भी नहीं है, या इस तरीके की भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं लग रही, तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। देन थर्ड इज एलिवेटिंग पर्सनल डिस्ट्रेस एंड सफरिंग शुड बी द गोल ऑफ ऑल अटेम्प्ट्स ऑफ द थेरेपिस्ट। जितने भी थेरेपिस्ट हैं उनका मेन जो मुख्यतः जो गोल है, जो इम्पोर्टेंट गोल है, वो क्या होना चाहिए कि उनको जो पर्सनल डिस्ट्रेस हो रहा है, जो उनकी सफरिंग हो रही है, उसको कम करना, सफरिंग को कम करना, उसके डिस्ट्रेस को कम करना, ये हर थेरेपिस्ट का गोल होना चाहिए कि अपने क्लाइंट के पर्सनल डिस्ट्रेस को और सफरिंग को कम करना। इंटीग्रिटी ऑफ द प्रैक्टिशनर एंड क्लाइंट रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने वो कौन सी डियर जिंदगी है ना मूवी, जिसमें शाहरुख खान और आलिया भट्ट हैं, तो आलिया को एंड में शी फॉल्स फॉर शाहरुख खान, जो उसके थेरेपिस्ट होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स को अपने थेरेपिस्ट से ही प्यार हो जाता है। तो इस तरीके के जब आपको सिचुएशंस लगे, तो ये बहुत ज़्यादा नाजुक सिचुएशन है। या जैसे वो बोलती है कि हम थेरेपी रूम के बाहर नहीं जाके थेरेपी कर सकते, कॉफ़ी शॉप में थेरेपी नहीं कर सकते, तो नो, इट्स अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। आप कॉफ़ी शॉप में थेरेपी करना, या आपस में जोक्स क्रैक करना, नंबर्स तो एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला इमरजेंसी के लिए थेरेपिस्ट अपना नंबर शेयर करते हैं, तो उस पे आप नॉन प्रोफेशनल तरीके से बिहेव कर रहे हो व्हाट्सएप पे, तो ये सब चीज़ें ना होना। तो एक जो इस रिश्ते की प्रैक्टिशनर और क्लाइंट रिलेशनशिप की एक इंटीग्रिटी है, वो मेंटेन करके रखनी चाहिए। इसके अलावा आपका कोई और दूसरा रिश्ता नहीं आपको बनाना चाहिए अपने क्लाइंट्स के साथ, ठीक है। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में रहना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड डिग्निटी आपकी होनी चाहिए। जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, या किसी क्लाइंट, अब क्योंकि क्लाइंट इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते हैं, तो ये नहीं आप उसको कल को ब्लैकमेल करने लग जाओ कि अरे ये तो बड़ा पैसे वाला क्लाइंट है, इसने मुझे ऐसे ऐसे बताया, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या इसका ये है, अब मैं इसको ब्लैकमेल करूँगा। नहीं, इस तरीके की हरकतें, इस तरीके की चीज़ें आपको, दिस इज़ नॉट द वे टू बिहेव, राइट। तो एक ह्यूमन राइट्स जो हैं उसकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी चाहिए, उसकी डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, ठीक है। ऐसे नहीं मुंह उठा के किसी का भी थेरेपी करने लग जाओ, भाई मैंने 11th-12th में साइकोलॉजी पढ़ी, आज तेरे को थेरेपी की ज़रूरत है, मैं तेरी थेरेपी करूँ, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट बनाओ, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ो, टॉप के जो टेस्ट स्टार्टअप इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, ठीक है, टेस्ट के नाम से, वहाँ ट्राई टू गेट इनटू अच्छा एक बेहतर इंस्टीट्यूट में कॉम्पिटेंट, आपके पास प्रोफेशनल डिग्रीज स्किल्स होनी चाहिए। यही नहीं कि किधर से भी उठा के कोई डिग्री ले ली, किधर से भी उठा के कुछ कर लिया और उसकी मार्केट वैल्यू भी नहीं है। एंट्रेंस क्रैक करो, इंटरव्यू क्रैक करो और अपना वर्थ को प्रूव करो, ठीक है। टेस्ट में एडमिशन लो, निमहांस में लो, निमहांस बैंगलोर में है, उससे ऊपर तो हमारी फील्ड में, साइकोलॉजी की फील्ड में कुछ भी नहीं है निमहांस से ऊपर,
तो वहाँ जाओ आप, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, वो एसेंशियल्स हैं, ठीक है। भास है, वहाँ से एमफिल करो, मतलब बहुत सारी जगहें हैं जहाँ से जो वैल्यूएबल सोर्सेज हैं, तो वहाँ से आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो एंड देन बिकम अ कॉम्पिटेंट एंड स्किलफुल, स्किल्स गेन करो। तो यही था आपका आज का वीडियो। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई भी वैल्यू, थोड़ी सी भी कोई वैल्यू दी हो इस वीडियो ने, डू गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल, हेल्प माय चैनल ग्रो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। हाउ वाज दिस फॉर यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। और अगली वीडियो बस लास्ट वीडियो होगी, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।